बुश के इस लेजेंडरी रेडियो बैरन डिलक्स में ये जो मीडियम वेव बैंड आप देख रहे हैं, इस बैंड को एक शतक, एक शताब्दी, एक सेंचुरी हो गई है। और इस शताब्दी में इस बैंड ने उतार चढ़ाव देखे, इन सभी की विवेचना करता है आज का वीडियो। साथियों नमस्कार। रेडियो के जो एनालॉग रेडियो के 3 बैंड इस समय प्रसिद्ध हैं, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम। इनमें से मीडियम वेव को एएम बैंड भी बोलते हैं और साथ में इसको ब्रॉडकास्ट बैंड भी बोलते हैं। 520 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1710 किलोहर्ट्ज़ तक की रेंज वर्ल्ड वाइड, इस रेंज वाले इस बैंड को एएम बैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सिग्नल जो छोड़ा जाता है उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रयोग में लाई जाती है। यदि आप नहीं समझते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छे से और सरलता से समझाया था। इसको मीडियम वेव बैंड बोलते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल जो एनालॉग रेडियो का एएम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले जो 3 बैंड थे, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, इनमें लॉन्ग वेव्स लंबी हैं, शॉर्ट वेव्स छोटी हैं और मीडियम वेव्स जो हैं वो इन दोनों के बीच की हैं, उनकी वेव लेंथ, इसलिए इसको मीडियम वेव बोला गया। साथ ही इसको ब्रॉडकास्ट बैंड बोलते हैं, खासकर यूएस वगैरह में, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग यहीं से शुरू हुई। यदि तीनों बैंड्स देखे जाएँ, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, तो इनमें से सबसे पहले मीडियम वेव शुरू होता है 1920 से, और उसके बाद लॉन्ग वेव आता है पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में संभवतः 1925 से, और उसके बाद पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में शॉर्ट वेव आता है 1927 से। रेडियो का इतिहास क्योंकि बहुत लंबा रहा है और बहुत पुराना हो चुका है, एक सेंचुरी हो चुकी है, इसलिए बहुत एग्जैक्ट डेट्स पर या बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट्स पर अनेक सोर्सेज जो हैं वो विभिन्नताएं रखते हैं, एक दूसरे से डिफ़र होते हैं। कुछ भी बहुत डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोस्ट सोर्सेज जिन चीज़ों पर एग्री होते हैं उनको मैं आपके आगे रख रहा हूँ। बात है 1900 के आसपास की, तब तक टेलीफोन आ चुका था, यानी वायर के थ्रू सिग्नल भेजा जाना आ चुका था, मोर्स कोड वगैरह आ चुका था, और प्रयास ये चल रहा था कि वायरलेस कैसे भेजा जाए, बिना तार के सिग्नल कैसे भेजा जाए। तो मार्कोनी और कुछ अन्य लोगों ने एक साथ एक ही समय पर जो है इस पर काम किया। मार्कोनी का काम जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ, और उन्होंने ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग भी काम किया। लेकिन इस बात पर भी एकमत नहीं है कि क्या मार्कोनी ने ही रेडियो की शुरुआत की, पर जो भी था वो लोग वायरलेस फील्ड में मोर्स कोड के ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे। उस समय स्पार्क गैप ट्रांसमीटर होते थे, बहुत ही शुरुआती ट्रांसमीटर थे और एफिशिएंट भी नहीं थे। इस टेक्नोलॉजी में हाई वोल्टेज के थ्रू एक कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता था, और स्पार्क गैप और टैंक सर्किट के माध्यम से जो है वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता था। किंतु जो ट्रांसमिटेड वेव होती थी वो बहुत सारी, एक बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज की वेव होती थी। एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है उसके थ्रू पहली ब्रॉडकास्ट जिसका अधिकतर स्रोत जो हैं, अधिकतर सोर्सेज जो हैं उसका श्रेय देते हैं, वो अमेरिका के मैसाचुसेट्स नाम के राज्य के कनाडा बोर्न एक इन्वेंटर थे जिनका नाम था रेजिनाल्ड फैसेडन। उनको जाता है, उन्होंने 1906 में क्रिसमस ईव पर यानी 24 दिसंबर को वायलिन और साथ में कुछ स्पीच ट्रांसमिट की, जो कि संभवतः विश्व की पहली एएम ब्रॉडकास्ट थी। फैसेडन ने हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटर का प्रयोग किया था। उसके अगले ही वर्ष 1907 में ली डी फॉरेस्ट नाम के इन्वेंटर ने ओडियन, एक ट्रायोड, एक वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया। आपने सुना होगा ट्यूब वाले रेडियो, ये वही ट्यूब थी, और इस ट्यूब के आविष्कार ने रेडियो जगत में जो है चमत्कार कर दिया। सबसे बड़ा कारण था कि इस ट्यूब के माध्यम से जो रेडियो का रिसीवर था उसमें पीछे से आए हुए कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करना आसान हो गया। इसी की वजह से जो है रेडियो तकनीक में क्रांति आई और घर घर रेडियो पहुंचाना बाद के दशकों में संभव हुआ। 1907 से लेकर 1920 के बीच में टेक्नोलॉजी पर खूब सारा काम हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को
बनाने के बहुत सारे प्रयास हुए। और इसी बीच में जो विश्व युद्ध प्रथम हुआ 1914 से 1918 का, उसने इस रेस को एक्सेलरेट किया। 1920 तक आते आते जो है मास मार्केट में रेडियो उतारना वायबल हुआ और 1920 में पहला कॉमर्शियल लाइसेंस के साथ मीडियम वेव यानी AM बैंड पर ट्रांसमिट करने वाला स्टेशन अमेरिका के पिट्सबर्ग का KDKA बना। ये लेजेंडरी रेडियो स्टेशन आज भी यानी एक शताब्दी के बाद भी आज भी कायम है और 1020 किलोहर्ट्ज़ पर अमेरिका में आज भी ब्रॉडकास्ट करता है। अब साथियों, जो इतिहास मीडियम वेव बैंड का बताया जा रहा है वो मुख्यतः पश्चिमी इतिहास है, क्योंकि भारत या दूसरे जो दक्षिण एशिया के देश हैं या जो अंग्रेज़ों या दूसरे यूरोपीय देशों के द्वारा कब्जाए देश थे, उनमें तकनीक इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, यहाँ बाद में आई है। तो रेडियो का शुरुआती इतिहास जो है वो पश्चिमी इतिहास ही है। अमेरिका में विशेषकर और यूरोप में भी जब से मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट शुरू हुई तब से स्टेशंस की भरमार हो गई और ऐसा भी होता था कि एक एक फ्रिक्वेंसी पर जो है कई स्टेशन चलने लग जाते थे, कई ट्रांसमीटर ब्रॉडकास्ट कर रहे होते थे, जिससे रेडियो जो है वो कुछ भी नहीं पकड़ पाता था क्योंकि सारे सिग्नल मिक्सड अप हो जाते थे। सो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट था, उन्होंने 1923 आते आते एक बैंड प्लान तैयार किया और उसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज डिसाइड कर दी गई, उन पर ब्रॉडकास्ट हो सकती है और साथ में उनसे परमिशन लेनी होती थी, तो ताकि जो नज़दीक के मीडियम वेव स्टेशन थे वो बिल्कुल आसपास या सेम फ्रिक्वेंसी पर न हो। और फिर शुरू होता है साथियों रेडियो का चमत्कारी दौर, द गोल्डन एज ऑफ द रेडियो। और जो रेडियो की गोल्डन एज थी वही मीडियम वेव बैंड की भी थी। तो इस दौर में यानी 1920 से लेकर 1950s के दौर तक विश्व ने, खासकर धनाढ़ देशों ने रेडियो की गोल्डन एज को देखा। एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन था रेडियो, चाहे वो समाचार हो, न्यूज़ या संगीत हो, म्यूज़िक या फिर कोई भी दूसरे टॉक शोज़ हों वगैरह वगैरह, इन सब के लिए रेडियो जो है घर घर में प्रसिद्ध हो गया। न केवल नए नए रेडियो स्टेशन उभरे, अपितु रेडियो स्टेशंस ने मिलकर नेटवर्क्स बनाए जिसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स को सुनियोजित तरीके से रेडियो पर सुनाया जाने लगा और बहुत हाई पावर के ट्रांसमीटर चले, साफ ब्रॉडकास्टिंग होने लगी और जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों में जो है दिनों दिन लगातार उन्नति हुई, उनके विकसित रूप सामने आने लगे। नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल सर्विसेज भी शुरू हुई। आज भी आप देखिए मीडियम वेव बैंड पर BBC हो या चाइना रेडियो इंटरनेशनल हो, 1413 या 1422 किलोहर्ट्ज़ पर भारत में अपने सिग्नल विदेशी जगहों के ट्रांसमीटर्स से यहाँ भेजते हैं। 1950 के बाद 1950s जो 50 का दशक था, उससे और फिर 90 के दशक के बीच में मीडियम वेव बैंड जो है वो ठहराव पर आया, एक जगह आकर एक प्रकार से रुक गया। ये चैलेंजिंग टाइम्स थे साथियों, चुनौतियों भरा दौर था ये मीडियम वेव बैंड के लिए। जो दो सबसे बड़ी चुनौतियाँ मीडियम वेव बैंड को मिली, वो सबसे पहली तो मिली टेलीविज़न की ओर से और दूसरी मिली रेडियो के ही एक दूसरे बैंड FM की ओर से। 1950 के दशक में धनाढ़ देशों में टेलीविज़न आ चुका था और जैसे ही टेलीविज़न आया वहाँ एक दूसरी ही क्रांति शुरू हो गई और इस प्रकार जो खासकर से ड्रामा या दूसरे अलग अलग वैरायटी के शोज़ रेडियो पर आते थे वो टेलीविज़न पर विजुअल्स के साथ दिखने लगे, श्रव्य के साथ दृश्य भी आ गया। ये रेडियो के साथ साथ मीडियम वेव बैंड के पेट पर जो है बहुत बड़ी ठोकर थी, किंतु तभी भी रेडियो संभला रहा क्योंकि न्यूज़ और म्यूज़िक, ये दो चीज़ें जो हैं वो अभी भी रेडियो पर ही ज़्यादा चल रही थी। अलग अलग रेडियो स्टेशंस के बड़े बड़े रेडियो न्यूज़ नेटवर्क थे और साथ में दूसरे टॉक शोज़ जिनमें कि खासकर चर्चाएं परिचर्चाएं, इन सभी ने जो है रेडियो को बचाए रखा। 60 के दशक में FM बैंड प्रसिद्ध होने लगा, खासकर कि यूरोप में। अमेरिका में, US में तो फिर भी मीडियम वेव बना रहा, लेकिन यूरोप में जो है मीडियम वेव बैंड को बहुत कड़ी टक्कर दी
FM ने आकर, जो बाद में अमेरिका में भी प्रसिद्ध हो गया। दो खास कारणों से, पहला तो ज़्यादा बैंडविड्थ थी, इसलिए साउंड जो था वो बहुत अधिक अच्छा साफ सुनाई देता था, और दूसरा स्टैटिक नहीं था। मीडियम वेव बैंड जब आपने देखा होगा तो नॉइस जो है उसका इंटीग्रल पार्ट है, किंतु FM पर एक बार स्टेशन सही से ट्यून हो जाए तो उस पर नॉइस नहीं आता। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें मैंने बताया था कि FM पर नॉइस कम या न के बराबर क्यों आता है। बहरहाल जो यंगर जनरेशन थी, पहले यूरोप की और बाद में अमेरिका की, वो FM की तरफ आकर्षित होने लगी। मीडियम वेव हालांकि अभी भी बचा रहा, वही दो कारण, न्यूज़ और म्यूज़िक, और साथ में स्पोर्ट्स भी, जैसे क्रिकेट वगैरह दूसरे स्पोर्ट्स थे, उनकी कमेंट्री जो कि ज़्यादा समय तक चली जानी थी, वो मीडियम वेव बैंड्स पर अधिक प्रसारित होती थी। और यूं करते करते साथियों हम आ पहुँचे हैं अब मीडियम वेव बैंड के आज के दौर में, जो कि बहुत स्वस्थ नहीं है, डिक्लाइनिंग दौर है, खासकर धनाढ़ देशों में। और यहाँ पर आपको फिर से गर्व होगा आकाशवाणी के बारे में कि आकाशवाणी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बड़े मीडियम वेव नेटवर्क्स में से एक है। अनेक लोग बार बार आकाशवाणी के खिलाफ तर्क वितर्क करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, लेकिन सच बात तो ये है साथियों कि आकाशवाणी का कोई सानी नहीं है। महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटिवली लॉन्गर ट्रांसमीटर्स और ट्रांसमिशन करने की कॉस्ट ज़्यादा होना, नॉइस होना, कम बैंडविड्थ होना, इंटरफेरेंस होना, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। और रेडियो का भी इन जनरल डिक्लाइन हो जाना, डिजिटल चीज़ों का आ जाना, डिजिटलाइजेशन हो जाना विश्व का, ये कुछ कारण रहे हैं मीडियम वेव बैंड के बहुत तेज़ी से गिरने के। कुछ देश तो ऐसे हैं जो मीडियम वेव बैंड से अब दूरी बनाते जा रहे हैं। इसी बीच एक शुभ समाचार आया, हालांकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो सका जितना हम चाह रहे थे। DRM, डिजिटल रेडियो मोंडियल, तो DRM जो है वो उसमें सेम बैंड्स हैं, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM, और भारत में आकाशवाणी ने जो है DRM मीडियम वेव बैंड्स पर जो मेजर स्टेशंस हैं उनसे शुरू किया है। हालांकि तकनीक प्रसिद्ध नहीं हो पाई, लेकिन तकनीक अच्छी है, क्योंकि DRM के माध्यम से जब मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट होती है तो स्टैटिक या नॉइस जो है वो बहुत हद तक कम होता है। DRM पर भी वीडियोज़ हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। और अब चलते चलते साथियों विश्व भर में जो मीडियम वेव बैंड के धुरंधर स्टेशन रहे हैं आज तक, कुछ के नाम लेता हूं। US में KDKA, WLW, WSM, WABC और CKLW कुछ स्टेशंस रहे जो लेजेंडरी रहे अलग अलग मायनों में। मैक्सिको से कुछ AM स्टेशंस ने US की ऑडियंस को टारगेट करके स्टेशन खोले, जैसे कि रेडियो सिलोन ने भारत को टारगेट करके जो स्टेशन हिंदी के जो प्रसारण किए थे, वैसे ही मैक्सिको की तरफ से जो प्रसिद्ध रहे अमेरिका में XCR, XCRF और XEG। यूरोप में रेडियो लग्जमबर्ग और BBC रेडियो 4 रहा, और एशिया में आकाशवाणी रहा जो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यूरोप में स्वेरिये रेडियो और कोसुत रेडियो, ये कुछ AM स्टेशंस रहे हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों, जिसमें मैंने भारत के सभी मीडियम वेव रेडियो स्टेशंस ट्यून करने का प्रयास किया था। आशा आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा साथियों तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।